हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये इमेज को देख रहे हो, ये हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक है। इसे कहते हैं सोलर प्रोमिनेंस यानी कि सोलर प्रोजेक्शन। इससे खतरा, हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन में हीट स्ट्रोक की वजह से एक ही दिन में 13 लोगों की जानें चली गई, ऑल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट फ्रॉम हीट वेव। इस डेटा के अनुसार इंडिया को पिछले 8 सालों में से 5 साल इन हीट वेव्स का सामना करना पड़ा था, इंक्लूडिंग अभी का टाइम जिसमें लिटरली जमीन तपतपा रही है और गर्मी हर साल बढ़ती ही जा रही है। सो डेफिनेटली पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है बॉस। और वो गड़बड़ रियलिटी में क्या है उसे समझने के लिए जब हमने इन हीट वेव्स पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। Something very strange is up with our sun. Sun has broken free and created a tornado-like swirl. Yes, प्रॉब्लम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नहीं है बल्कि हमारे सन में है। साइंटिस्टों के हिसाब से एक मेगा सोलर प्रोमिनेंस की वजह से सन का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट चुका है और 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये किसी टोर्नेडो की तरह उसके नॉर्थ पोल के चक्कर काट रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोमिनेंसेस कोई पहली बार हुए हैं, ये फीचर सभी स्टार्स में काफी कॉमन है, पर इसकी वजह से किसी भी स्टार का टुकड़ा नहीं टूटा है एक्सेप्ट आवर सन। जबकि सन फिलहाल अपने मिडिल एजेस में है और अपने अंत से बहुत दूर है, और ऐसे एक मेजर पीस का ब्रेक ऑफ हो जाना तो किसी भी स्टार के साथ कभी देखा नहीं गया है। दरअसल 1000 BC में बेबीलोनियंस ने ये समझ लिया था कि सभी सोलर एक्लिप्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं जो मून के मोशन पर डिपेंडेंट है, और इसीलिए उन्होंने मून के मोशंस को स्टडी करने की ठान ली। इस स्टडी के दौरान उन्होंने ये देखा कि मून के 3 अलग अलग मोशंस हैं। लूनर मंथ LM यानी कि एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक का टाइम, एनॉर्मलिस्टिक मंथ AM यानी 1 कंप्लीट ऑर्बिट रोटेशन ऑफ मून, और टेक्टोनिक मंथ TM मतलब असेंडिंग नोड से असेंडिंग नोड तक का टाइम। देखो, मून का ऑर्बिट अर्थ के प्लेन से 5 डिग्री इंक्लिनेशन पर है, और इसीलिए असेंडिंग नोड सिंपली मींस वो पॉइंट जिसके बाद मून अर्थ के प्लेन से ऊपर जाता है। अब जब ये कैलकुलेशन शुरू था ना, उन्हें एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस मिला। उन्होंने देखा कि 233 LM के लिए 18 साल 11 दिन लगते हैं, और वहीं पर 239 AM के लिए 18 साल 11 दिन लगते हैं, और 242 TM के लिए भी 18 साल 11 दिन ही लगते हैं। एंड सरप्राइजिंगली इस पीरियड के बाद सभी सोलर एक्लिप्सेस भी अपने ज्योमेट्रिकल पैटर्न को रिपीट करते हैं, और उन्होंने इन्हीं पैटर्न्स से एक्लिप्सेस को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि यही वो समय था जब सन की ब्राइटनेस कम होती थी और एस्ट्रोनॉमर्स को सन के अनसीन फीचर्स को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता था। ऐसी एक ऑब्जर्वेशन के दौरान इटालियन कैथोलिक प्रीस्ट एंजेलो सेची ने सन के एक अनसीन फीचर को ऑब्जर्व किया। इस फीचर को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये कहा कि उस वक्त उन्होंने जो चीज देखी वो फ्लेम लाइक टंग्स ऑफ लाइव एम्बर्स जैसा दिख रहा था। दरअसल उन्होंने सूरज से कोयले के लाल ठड़कते चिंगारियों को बाहर निकलते हुए देखा था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद सभी एस्ट्रोनॉमर्स सन की स्टडी के लिए सोलर एक्लिप्स का इंतजार करने लगे until 1860। 1860 में 2 जर्मन साइंटिस्ट गुस्ताव किरचॉफ और रॉबर्ट बर्नसेन ने स्पेक्ट्रोस्कोप को इजाद किया, जिसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स को यह पता चला कि अगर उन्हें सन को स्टडी करना है तो उन्हें सोलर एक्लिप्स तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से सन को जब चाहे तब ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड फाइनली इस रियलाइजेशन के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने 18 अगस्त 1868 में हुए एक्लिप्स को स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से फोटोग्राफ किया। इस फोटो से यह पता चला कि एंजेलो सेची ने जिन चिंगारियों की बात की थी वो असल में कुछ और नहीं बल्कि सन का ही एक हिस्सा है, जिसको उन्होंने नाम दिया सोलर प्रोमिनेंस, और यहीं से सन को ऑब्जर्व करने का सिलसिला शुरू हुआ। और ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन के दिन जब साइंटिस्ट सन के सरफेस को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने उस पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स को ऑब्जर्व किया, जिन्होंने आगे चलकर सन के 2 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स को रिवील किया। इस मैकेनिज्म से एक बात पता चली कि सन से निकलने वाले फ्लेयर्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को कुछ हद तक इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी के ग्लोबल टेम्परेचर पर असर पड़ रहा है। अब है तो ये काफी सीरियस प्रॉब्लम और इसके बारे में हर कोई बताता है, लेकिन इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन किसी भी बुक में नहीं है। दरअसल साइंटिस्ट जब सन के रोटेशनल पीरियड को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उन्होंने देखा सन पे जो स्पॉट्स है उन्हें कंप्लीट रोटेशन करने के लिए अलग अलग समय लग रहा है। कुछ स्पॉट्स सन का एक रोटेशन 25 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और वहीं कुछ स्पॉट्स को सेम रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 28 दिन लग रहे हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स के सामने ये एक पहेली बन चुकी थी कि एक रोटेशन को पूरा करने के लिए अलग अलग स्पॉट्स को अलग अलग समय क्यों लग रहे हैं, और फिर इस पहेली का जवाब दिया इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन ने। उन्होंने इन सभी स्पॉट्स को इंडिविजुअली ऑब्जर्व किया और उनके रोटेशनल स्पीड को गौर से स्टडी किया। इससे उन्हें यह पता चला कि जो स्पॉट्स इक्वेटर पर है वो
फास्ट मूव कर रहे हैं और जो स्पॉट्स हायर ऑल्टीट्यूड पर है वो काफी स्लो मूव कर रहे हैं, जिससे उन्होंने कंक्लूड किया कि सन का इक्वेटर पोल्स के कंपैरिजन में फास्ट मूव कर रहा है, यानी सिंपली सन डिफरेंशियली रोटेट कर रहा है। अब जिन सन स्पॉट्स की वजह से डिफरेंशियल रोटेशन के बारे में पता चला था, ऑब्वियस है कि उन्हीं के डिटेल स्टडी से इसका रीजन भी पता चलता, और इसीलिए अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉर्ज एलरी हेल ने भी सन स्पॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो सन स्पॉट्स है वो सन के अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं, और एक सर्टेन पीरियड के बाद उनका ये बिहेवियर रिवर्स हो रहा है। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि सन के पास एक फिजिकल मैग्नेटिक फील्ड है जो लिटरली सिर्फ 11 सालों में फ्लिप होती रहती है, और इसी फ्लिपिंग के वजह से इस साल वो टुकड़ा टूट गया है। अब देखो, ज्यादा घबराने वाली बात वैसे नहीं है, क्योंकि जो पार्ट टूटा है ना वो बस 0.1% ऑफ सोलर मास है, और इससे सन और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन घबराने वाली बात तब होती अगर एटलीस्ट 35% मास गायब हो जाता, क्योंकि प्रेजेंटली यूनोसा के अनुसार पूरे सोलर सिस्टम में करीब 17,500 मैन मेड स्पेस ऑब्जेक्ट्स अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिनमें से एटलीस्ट 4,852 सैटेलाइट्स एक्टिव है। इसका मतलब अगर सन का एक बड़ा टुकड़ा निकला और उससे उसकी ग्रेविटी कम होती है, तो पृथ्वी, सारे प्लैनेट्स, उनके मून्स और सभी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सन से दूर ड्रिफ्ट होने लगेंगे, और एटलीस्ट हमारे एक्टिव सैटेलाइट्स को उनके रिस्पेक्टिव पैथ्स पर बनाए रखने के लिए पृथ्वी के सभी स्पेस एजेंसीज को एक साथ अपने अपने सैटेलाइट्स के पैथ कैलकुलेशंस को विद इन मिनट्स शुरू से रीराइट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सभी एक दूसरे से टकराने लगेंगे और एक चेन रिएक्शन सा शुरू हो जाएगा। लकीली, एज आई सेड अर्लियर, इसके होने के चांसेस काफी कम है। सन अपने एंड गेम तक पहुंचा ही नहीं है, तो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लिपिंग की वजह से सन में इतना विगरस रिएक्शन क्यों हो रहा है? वेल, इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। सबसे पहले, सन में हो रहे फ्यूजन प्रोसेस से उसका मास थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके सरफेस में मौजूद हॉट गैसेस के कन्वेक्शन की वजह से ये थर्मल यानी हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब चार्ज प्लाज्मा पार्टिकल्स रोटेट होते हैं तो उनसे सन की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यानी ये बिल्कुल वही डायनामो वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। मैग्नेट को घुमाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और चार्ज पार्टिकल्स को घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मीनिंग, एक तरीके से देखा जाए तो सन अपने आप में ही एक मैसिव सा डायनामो है। अब क्योंकि सन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होगी। यानी सन के इस डिफरेंशियल रोटेशन की वजह से उसमें एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से ये फील्ड हर 11 सालों में रिवर्स होती है, which is quite strange. In fact, इस फील्ड के रिवर्सल के वजह से ही सोलर प्रोमिनेंसेस बनते हैं। यानी बात बिल्कुल सिंपल है, अगर प्रोमिनेंसेस के नेचर को समझना है तो सबसे पहले सन के मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को समझना होगा। सो इस मैग्नेटिक फ्लिप को समझने के लिए जब साइंटिस्टों ने सन के नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया, तब उन्हें यह पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सन के प्लाज्मा मोशन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अनलाइक अर्थ, सन पूरी तरह से चार्ज प्लाज्मा से भरा हुआ है, और ये चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब क्योंकि सन डिफरेंशियली रोटेट करता है, इसीलिए इक्वेटर पर मौजूद लाइंस एक रोटेशन के बाद ट्विस्ट होंगे, और उसके कई रोटेशंस के बाद पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। यानी यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शनल फील्ड जनरेट हो रही है, और इस रोटेशन के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्ट और एंटेंगल होकर एम्पलीफाई होती है। इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में ओमेगा इफेक्ट कहते हैं। पर सरप्राइजिंगली, जिस प्लाज्मा रोटेशन ने इस फील्ड के डायरेक्शन को चेंज किया, वहीं उसे फिर एक बार फ्लिप करके फुल रिवर्सल करने पर मजबूर करती है। सो होता यह है कि ईस्ट वेस्ट फील्ड बनने से अब फील्ड डायरेक्शन और प्लाज्मा रोटेशन का डायरेक्शन सेम हो जाता है। प्लस प्लाज्मा गर्म होने से उसमें कन्वेक्शन करंट्स की वजह से वॉर्टेक्सेस यानी गर्म हवा के बवंडर बनते हैं, जो प्लाज्मा में मौजूद फील्ड लाइंस को लिफ्ट करके ट्विस्ट और टर्न करते हैं। इससे इन लाइंस में मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है, जो इन फील्ड लाइंस के ऊपर डिटैच्ड होकर मैग्नेटिक लूप्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस के कंटिन्यूअसली होने से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कई सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक लूप्स फॉर्म होते हैं, जिनके इफेक्ट्स को अगर हम ऐड करें तो एक लार्ज करंट जनरेट होता है, और फिर ये करंट इन टर्न अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है।
अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन लूप्स में मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है, जिसके वजह से फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक एनर्जी प्लाज्मा में मौजूद पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इससे प्लाज्मा पार्टिकल्स इन फील्ड लाइन के लूप्स में फ्लो होकर सन में दिखने वाले फिनोमेनन को जन्म देते हैं। क्योंकि अगर प्लाज्मा स्ट्रीम सीधे सन से बाहर चले जाए तो एक सोलर फ्लेयर बनता है, और अगर वो एक बड़े धमाके के साथ फट जाए तो एक CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन हो जाता है, और अगर वो प्लाज्मा वही लूप्स में घूमे तो एक सोलर प्रोमिनेंस फॉर्म होता है। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इन प्रोमिनेंसेस को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक्टिव और क्विंसेंट। बेसिकली एक्टिव प्रोमिनेंसेस मतलब वो जो कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए विजिबल है, जो वायलेंटली फटते हैं, और इसी वजह से वो सोलर साइकिल के साथ एसोसिएटेड है। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है क्विंसेंट प्रोमिनेंसेस, जो बिल्कुल स्मूथली बनते हैं और कई महीनों तक विजिबल होते हैं। रिसेंटली जिस प्रोमिनेंस की वजह से सन का एक हिस्सा टूटा है वो इतना वायलेंट है कि उसे साइंटिस्टों ने सन के मैग्नेटिक फ्लिप के साथ लिंक कर दिया है, यानी कि ये प्रोमिनेंस एक्टिव कैटेगरी में आता है। और भले ही ऐसे प्रोमिनेंसेस कॉमन है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने सन पर एक पोलर वॉर्टेक्स बना दिया है। अब इन जैसे फिनोमेनन से हमें बस यही पता चलता है कि अब तक हम अपने सन को भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, और इसी वजह से साइंटिस्टों ने सन को और अच्छे से समझने के लिए पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था। और ये प्रोब सन को एकदम करीब से देखकर महसूस करके उसे समझने की कोशिश कर रहा है, ऐसे फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। अब हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब ने कुछ वंडरफुल डिस्कवरीज की हैं सन के बारे में, जिसे मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, नई बात जानने मिली, एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।